वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंडियन जियोग्राफी को पढ़ रहे थे, इंडियन जियोग्राफी में हमने भारत की नदियों का अध्ययन किया था और भारत की नदियों में हमने उत्तर भारत का जो विशाल पर्वतमाला है, यानी उत्तर उत्तर भारत के जो हिमालय पर्वतमाला, उससे निकलने वाली नदियों का हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद से हमने बताया था दक्षिण भारत की नदियों का हमें अध्ययन करना है। दक्षिण भारत की नदियों का अध्ययन करने से पहले हमने बताया था हमें उन्हें दो भागों में बांट के अध्ययन करना है। एक है वे नदियां जो अपने जल को ले जाके बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अपने जल को गिराती है, और दूसरी नदियां वे नदियां हैं जो अपने जल को अरबियन सी में, अरब सागर में अपने जल को गिराती हैं। दोनों नदियों को हमें अध्ययन करना है। इसके पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, मैंने ऑलरेडी आपको बे ऑफ बंगाल में अपने जल को मिलाने वाली नदियों का हमने क्रमवार अध्ययन करा दिया है। आज वाले लेक्चर में हम अरबियन सी में, अरब सागर में मिलने वाली दक्षिण भारत की पृथ्वी पठार की जितनी भी नदियां हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद से नदियों से जितने भी क्वेश्चन और जितने भी चीजें बननी चाहिए, जितनी भी चीजें थी लगभग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मानसून, मतलब क्लाइमेट, जलवायु वाला में हम लोग पढ़ेंगे। भारत का मानसूनी जो जलवायु है, कैसे भारत में मानसून कब इंटर करता है, कब जाता है, वो सारी चीजें अध्ययन करेंगे। आइए इसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। आप मैप देख रहे होंगे, इंडिया का मैप है जिसमें हमने दक्षिण भारत की पृथ्वी पठार की नदियों का अध्ययन करना है। जिसमें ये जो नदियां थी, 3-4 नदियां, हालांकि मध्य भारत, पश्चिमी मध्य भारत साइड का है, तो यहाँ का हमने लगभग ऑलमोस्ट पश्चिमी भारत का ही है। हमें उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला से निकलने वाली नदियों का जब हमने अध्ययन किया था उसमें इन चीजों को मैंने नहीं जिक्र किया था, तो आज उसमें हम लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी का अध्ययन करेंगे। फिर दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुंजा। ये अप्रोक्सीमेटली कितनी नदियां हैं? 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11 नदियां हैं। लेकिन यहाँ पे 5 नदी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी 6 नदी जो है आपको बस नाम उसका लर्न करना है। बाकी जो 5 नदी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए नदियों का सीरीज आगे स्टार्ट करते हैं। पहली नदी की बात करते हैं, लूनी नदी। लूनी नदी काफी छोटी नदी है और लूनी नदी आप देख रहे होंगे कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में अरावली श्रेणी से। मैं जब पर्वतमाला वाला श्रेणी आपको पढ़ा रहा था, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला या दक्षिण भारत की जो पृथ्वी पठार जो है उससे रिलेटेड जो भी मैं चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने अरावली श्रेणी आपके बारे में आपको बताया था, जो जिक्र किया था यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी गुजरात से लेके इधर दिल्ली के पश्चिमी साइड तक विस्तार है अरावली श्रेणी के। इसका मैंने आपका ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो राजस्थान के अजमेर जिला के अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से ये लूनी नदी निकलती है और 320 किलोमीटर लंबाई बहते हुए यहाँ पे आके कच्छ के रण में अपने जल को मिला देती है। यानी कच्छ के रण में ये नदी आके अपने विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में नदी अपने आप के पानी को मिला देती है और नदी अपना अस्तित्व खो बैठती है। और इसकी सहायक नदियां कौन है? सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। कौन? सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लीलड़ी, मिठड़ी। सरस्वती का उद्गम स्थल पुष्कर नदी। देखिए सरस्वती जो नदी है काफी इंपॉर्टेंट नदी है, लेकिन सरस्वती नदी का जो काफी प्राचीन नदी है, और सरस्वती नदी का अध्ययन हम जब मैं आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब मैं बात करूंगा, या जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किसी नदी का उल्लेख किया गया है तो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हालांकि अब विलुप्त हो गई है, लेकिन कुछ पिछले साल, अप्रॉक्स पिछले साल की बात है, 2015 के आसपास, एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, वहां पे काम हो रहा था। तो वहां पे जब घर और या कुछ बन रहा था, नीचे से खुदाई हो रहा था, तो उसपे सरस्वती नदी का वहां से फूट के वहां से पानी निकलने लगा। तो सरस्वती नदी का उद्गम उसी साइड में है। तो अब नदी वो विलुप्त हो चुकी है, तो उसका खासा इंपॉर्टेंट अभी नहीं रहा। तो इसलिए बस जान सकते हैं सरस्वती नदी इसी क्षेत्र में पड़ती है, जिसका उद्गम पुष्कर झील पे है। ठीक है, ये लूनी नदी से रिलेटेड फैक्ट है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा है साबरमती नदी। यही साबरमती नदी है जिनके किनारे महात्मा गांधी जी जब भारत में आए थे तो साबरमती नदी के किनारे इन्होंने साबरमती आश्रम स्टार्ट किया था, साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। और यही साबरमती नदी से ही और साबरमती आश्रम से इन्होंने जो नमक सत्याग्रह था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट किए थे, यहीं से इन्होंने चल के दांडी मार्च जो चल के अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो वही साबरमती नदी है जो आप मैप में भी देख रहे होंगे और इमेज में भी देख रहे होंगे। राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है और लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए पश्चिम साइड और खंबात की खाड़ी में, ये सब खंबात की खाड़ी वाला पार्ट है, खंबात की खाड़ी में अपने जल को मिला देती है। ठीक है, और अहमदाबाद सिटी जो कि बहुत बड़ा सिटी है, आप इमेजेस में भी देख रहे होंगे, अहमदाबाद सिटी जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसमें क्या है? राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है, 320 किलोमीटर लंबाई अपना चलते हुए खंबात की खाड़ी में अपने जल को मिला देती है और अहमदाबाद सिटी साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद आता है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मैंने विंध्याचल पर्वत आपको बता दिया है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिला के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और 553 किलोमीटर की लंबाई
553 किलोमीटर लंबाई लेते हुए खंबात की खाड़ी में अपने जल को मिला देती है। और इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 34,842 किलोमीटर स्क्वायर। अपवाह क्षेत्र 34,842 किलोमीटर स्क्वायर। किस किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात नदियों में बहती है। सोम व जाखम इसकी सहायक नदियां। सोम व जाखम इसकी जो दो सहायक नदियां हैं। और जब आप जानते हैं भारत में जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरता है, तो भारत की जो कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरता है, 30 साइड से जो गुजरता है, तो माही एक मात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक तो यहाँ पे काटती है, फिर एक यहाँ पे काटती है। यानी क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है और ये मध्य प्रदेश के धार जिला के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। 553 किलोमीटर की लेंथ तय करते हुए खंबात की खाड़ी में अपने जल को मिला देती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इसका अपवाद क्षेत्र है। और सोम और जाखम इसकी सब्सिडी रिवर है, ट्रिब्यूटरीज रिवर है, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये तीनों नदियां थी, लूनी, साबरमती और माही का हमने आपको अध्ययन करा दिया। और उसके बाद आता है नर्मदा नदी। काफी इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक पठार से। अमरकंटक पठार से मैंने बताया था सोन नदी भी निकलती है, नर्मदा नदी भी निकलती है और एक छोटी सी नदी है वो भी निकलती है। छत्तीसगढ़ मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक पठार से निकलती है और 1312 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए अरब सागर में जाके अपने जल को गिरा देती है। इसका अपवाह बेसिन 98,795 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका 87% भाग, मैक्सिमम परसेंट भाग एमपी में है, 11.5% भाग गुजरात में है, 1.5% भाग महाराष्ट्र में है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अरब सागर में मिलने वाली मैंने बता दिया। उत्तर में विंध्याचल तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका विंध्याचल रेंज फैला और यहाँ पे आपका सतपुड़ा रेंज फैला, इसी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। यानी इन दोनों नदियों और पहाड़, दोनों जो पहाड़ी वाले रेंज है उसी के बीच में अपने मार्ग को काटते हुए, पहाड़ी वाले रेंज को काटते हुए इसमें अपने भ्रंश घाटी में बहती है। वही भ्रंश घाटी होता है पहाड़ी वाले और चट्टानी वाले अपने उन रास्तों को काट उसमें बहना ही भ्रंश घाटी कहलाता है। इसमें बहती है भ्रंश घाटी में। ठीक है, जबलपुर के निकट भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों पर एक भव्य कंदरा और कपिलधारा जलप्रपात। जैसे ही भेड़ा घाट में एंटर करता है, वहां का जो चट्टानी इलाका है वहां पे 2 वाटरफॉल का निर्माण करते हैं। भेड़ा घाट में चट्टानी इलाका में वहां से जब ये नर्मदा नदी नीचे गिरती है तो वहां पे कंदरा और कपिलधारा नामक 2 वाटरफॉल का जबरदस्त निर्माण होता है, जो कि काफी टूरिस्ट प्लेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 23 मीटर ऊंचाई काफी ज्यादा होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, भड़ौज के निकट आके खंबात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। यहीं पे भड़ौज के आके गुजराती का साइड हिस्सा है और अपने जल को खंबात की खाड़ी में लाके गिरा देती है। ठीक है, और अवसाद की कमी होता है। अवसाद मतलब होता है सेडिमेंट। सेडिमेंट में क्या होता है, जो धूल, धक्कड़, मिट्टी और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसकी कमी इसमें होती है। उसकी कमी इसलिए इसमें होती है क्योंकि ये नदी बूढ़ी हो चुकी है और ये नदी का जो वेग है काफी कम है और ये नदी चट्टानी और प्लेटू वाले एरिया में, पठारी और चट्टानी एरिया में बहती है। और पहाड़ी और चट्टानी एरिया में नदियों को बहुत कम मौका मिल पाता है पहाड़ों और चट्टानों को काट के अपने साथ सेडिमेंट को बहा के ले जाना। तो इसी के कारण इस नदी में सेडिमेंट की कमी होती है। जब बताइए, जब सेडिमेंट की कमी होगी तो जैसे नदी अपने मुहाने पे अपने ले जाके जल को किसी समुद्र में गिराएगा तो सेडिमेंट वहां पे रहेंगी नहीं, सेडिमेंट वहां पे छोड़ेगा ही नहीं। जब सेडिमेंट छोड़ेगा ही नहीं तो वहां पे डेल्टा का फॉर्मेशन होगा ही, डेल्टा का निर्माण होगा ही नहीं। तो वही है जो आपका नर्मदा नदी है, अवसाद की कमी होने के कारण इसके मुहाने पर कभी डेल्टा बना ही नहीं है। बाकी मैं ये वाला नदियां बता रहा था, बे ऑफ बंगाल में जो भी नदियां मिल रही थी अपने साथ थोड़ा वो जो सेडिमेंट ला रही थी, तो यहाँ पे इकट्ठा करके अपने जल को, सेडिमेंट को इकट्ठा करके डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही थी। इवन गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी, जो गंगा नदी यहाँ से आ रही थी, जो ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से आ रही थी, यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा नाम बहुत बड़े भव्य डेल्टा का फॉर्मेशन होता था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि भ्रंश घाटी में बहती है और भ्रंश घाटी में सेडिमेंट की कमी होती है, इसी कारण डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और नर्मदा की सहायक नदी है, आप देख सकते हैं, तता, बरनेर, बैद्यार, दूधी, हिरन, बरना, कोनार, माचक। एक बार और, तता, बरनेर, बैड्यार, दूधी, हिरन, बरना, कोनार, माचक। ये था नर्मदा नदी से फैक्ट। कहाँ से निकलती है, इसकी लेंथ कितनी है और इस पे कौन से वाटरफॉल का निर्माण होता है और कहाँ कहाँ ये बहती है, किस भ्रंश घाटी में बहती है, इसके नॉर्थ और साउथ साइड में कौन से है, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियां हैं और 23 मीटर ऊंचा यहाँ पे 2 जलप्रपात, कंदरा और कपिलधारा नामक बहता है वाटरफॉल है। और यहाँ पे सेडिमेंट की कमी होती है, लैक ऑफ सेडिमेंट, और उसके मुहाने पर डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये थे नर्मदा नदी। दूसरा है तापी नदी। तापी नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है।
तापी नदी को ताप्ती नदी भी कहते हैं। और तापी नदी कहाँ से निकलती है? एमपी मध्य प्रदेश के सतपुरा श्रेणी के से ही निकलती है। सतपुरा श्रेणी से निकलती है। सतपुरा श्रेणी मान ली यहीं से निकलती है और सतपुरा श्रेणी के समानांतर उसके पैरेलल बहते हुए 724 किलोमीटर की लंबाई में खंबात खाड़ी में ले जाकर अपने जल को गिरा देती है। हालांकि थोड़ा मैप थोड़ा सा अल्टर हो गया, मैप थोड़ा सा और इन दोनों नदियाँ थोड़ा सा और ऊपर आएंगी, ये थोड़ा और आगे जाएंगी, मतलब थोड़ा चौड़ा चौड़ा बना दी है, तो इसलिए थोड़ा स्पेस ज्यादा ले लिया है। तो और ये नदियाँ खंबात खाड़ी के आसपास आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सतपुरा श्रेणी से निकलती है और सतपुरा श्रेणी के पैरेलल समानांतर श्रेणी में 724 किलोमीटर की लेंथ में बहते हुए खंबात खाड़ी में अपने जल को मिला देती है। सतपुरा एवं अजंता के बीच भी भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ पे तो हो गया सतपुरा रेंज, यहाँ पे हो गया सतपुरा रेंज और यहाँ पे एक अजंता रेंज महाराष्ट्र और एमपी के कुछ साइड में एमपी के साइड में कुछ फैला हुआ और यहाँ पे छत्तीसगढ़ कह सकते हैं या तेलंगाना साइड में। यहाँ पे अजंता की जो अजंता का जो पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी और सतपुरा के पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। आप इमेजेस में भी देख रहे होंगे। इसका 79% महाराष्ट्र में है, 15% एमपी में है, 6% गुजरात में है। 79% महाराष्ट्र, 15% एमपी, 6% इसका गुजरात में है। किसका? तापी नदी का एक्सपांशन विस्तार। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है? पुरुड़ा। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्सिडरी रिवर है वो है पुरुड़ा। इसकी ताप्ती की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है पुरुड़ा। मुहाने पर सूरत शहर बसा। सूरत शहर आप इमेज में देख रहे हो कितना डेवलप्ड सिटी है सूरत शहर, इसी के मुहाने पे, किसका? ताप्ती के पुरुड़ा के मुहाने पर। ठीक है, उकाई जल विद्युत परियोजना, उकाई जल विद्युत परियोजना, एक बार आप देख सकते हैं पुरुड़ा नदी के किनारे सूरत शहर बसा है कि ताप्ती नदी के किनारे बसा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें करके जरूर बताएं। ठीक है, मुहाने पर सूरत शहर है यानी पुरुड़ा के मुहाने पर है कि आप तापी के मुहाने पर, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उकाई जल विद्युत परियोजना, उकाई जो डैम है, उकाई डैम बांध उस पर बांध के इस नदी पे वहां पे जल विद्युत परियोजना जो बनाया गया उसी को उकाई जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। ठीक है, ये रही 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट नदी है। बाकी दो नदी है मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी गोवा में बहने वाली नदियां हैं, काफी छोटी छोटी नदियां हैं और इनका एक्सपांशन काफी ज्यादा नहीं है, काफी पश्चिमी घाट से निकलती है अरबियन सी में अपने जल को मिला देते हैं। इससे खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं, तो इसलिए आप इतना जानिए मांडवी और जुआरी गोवा में बहती है। फिर दो नदियां सरावती और गंगावेली, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सरावती और गंगावेली कहाँ की बहने वाली नदियां हैं? ये कर्नाटक स्टेट की बहने वाली नदियां हैं। कौन? सरावती और गंगावेली। फिर पेरियार और भरतपुजा, ऑब्वियसली आप जानते होंगे ये केरल की बहने वाली नदी। ये जो भी 6 नदियां हैं ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और तुरंत अपने जल को लाके अरबियन सी में अपने जल को गिरा देती है। कौन नदी? मांडवी जुआरी गोवा में, सरावती गंगावेली कर्नाटका में, पेरियार भरतपुजा केरल में। ऐसा कई बार एग्जाम में हुआ है। यहाँ से लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी का क्रम पूछ दिया, उत्तर से दक्षिण क्रम को आप सजाइए, या मांडवी जुआरी सरावती गंगावेली पेरियार भरतपुजा को उत्तर से दक्षिण आप क्रम को सजाइए। तो आप एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनके क्रम को सजा सकते हैं। इनके क्रम को आप 1-2 बार लिखेंगे तो आपके 2 बार में याद हो जाएगा। तो ये नदियाँ जो है काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी हैं, तो इनका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाया। बाकी लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी को मैंने ऑलरेडी जितने भी फैक्ट बन सकते थे मैंने फैक्ट बताया और इवन जितने भी कंसेप्ट बीच में आ रहे थे मैंने आपको समझाया। तो ये थे दक्षिण भारत की प्रायद्वीप पठार की जितनी भी नदियां हैं जो अपने जल को अरबियन सी में ले आके मिलाती है, मैंने आपको कवर कराया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बे ऑफ बंगाल में अपने जल को ले जाकर मिलाने वाले प्रायद्वीप पठार की जो नदियां मैंने कवर करा दिया। नदियों वाला चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा मानसून पढ़ाया जाएगा, यानी भारत में मानसून कब आता है, क्यों आता है, और मानसून बनने का जो फॉर्मेशन होता है, क्यों मानसून बनता है, और कैसे भारत का जो क्लाइमेट है मानसून पे डिपेंडेंट है, और मानसून पे हमारी भारतीय कृषि कितना % डिपेंडेंट है, सारी चीज़ों का अध्ययन डिटेल में करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए, अपने और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।